हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम ज्योग्राफी का कुछ स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से हमारा यूनिवर्स बना और किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में जो हमारी अर्थ है उसको देख करके हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में बात है बिग बैंग थ्योरी। आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी। उसमें ये माना गया कि जो पूरा यूनिवर्स था वो एक बड़ा गोला था। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में सब कुछ बढ़ जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में जब यूनिवर्स बढ़ जाता है, एक बड़ा गोला होता है, जब उसमें टुकड़े होते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के बाद में बहुत सारी गैलेक्सीज बन जाती हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसी जो गैलेक्सीज हैं, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में जैसे हमारा सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम मतलब जो हमारा सेंटर में सोलर है, सन है, और उसके चारों तरफ जो प्लेनेट चक्कर लगाते हैं वो होता है सोलार सिस्टम। तो इस तरीके का सोलार सिस्टम पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे हैं। एक गैलेक्सी में ही बहुत सारे होते हैं और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इसीलिए बार बार ये डिस्कवरी चलती रहती है कि हो सकता है कि हमारी जैसी कोई और दुनिया भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हो। ये देखा हमने कि किस तरीके से प्लेनेट बने, किस तरीके से यूनिवर्स बना, किस तरीके से सोलार सिस्टम डेवलप हुआ। अब अर्थ के ऊपर आते हैं। देखो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब जब बिग बैंग थ्योरी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है तो उस टाइम बताती है कि जो अर्थ थी, शुरुआत में जब अर्थ बनी तो अर्थ एक आग का गोला थी। मतलब बहुत तेजी से अर्थ घूम रही थी और आग का गोला थी। अब देखो बहुत तेजी से किसी चीज को आप घुमाओगे और वो बहुत गर्म है तो ठंडी होने लगेगी। तो अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अर्थ जैसे धीरे धीरे ठंडी होने लगी, अर्थ का जो डेंसर पार्ट है, जब आप किसी चीज को ठंडा करोगे तो जो भारी पार्ट है वो सबसे पहले नीचे जमा होएगा, फिर उससे हल्का जो है वो उसके ऊपर आएगा और जो सबसे हल्का है वो सबसे ऊपर आएगा। मतलब अर्थ का आप कंपैरिजन कर सकते हो एक उबले हुए एग से। उबले हुए एग में आप एक चीज देखते हो कि जो येलो पार्ट है वो सबसे ज्यादा डेंसर होता है और वो सबसे नीचे रहता है। मतलब वो अर्थ का कोर, उबले हुए एग का जो येलो पार्ट है उसको आप अर्थ का कोर मान सकते हो। उसके बाद में वाइट पार्ट है एग का, वो लेस डेंसर होता है, ठीक है, उससे अर्थ का बनता है मेंटल। और जो सबसे लेस डेंसर होता है वो अर्थ का बनाता है क्रस्ट। तो ये अर्थ के 3 लेयर हो गए। सबसे नीचे कोर हो गया, मेंटल हो गया और फिर ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट सबसे हल्का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब अर्थ तेजी से घूम रही थी और तेजी से ठंडा हो रही थी तो ठंडा होने के समय में क्या हुआ कि जो सबसे इंटरनल पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे से ठंडा नहीं हो पाया, कोल्ड नहीं हो पाया। मतलब ये जो पार्ट है वो आज भी लिक्विड अवस्था में है और इसी के कारण से जब चाहे वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो एरिया जो वोल्केनिक एक्टिविटी वहाँ पर एक्टिव है, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है और अंदर से जो लिक्विड पार्ट है, जो लावा है, वो निकल करके बाहर आ जाता है। ये इसी बात से सिद्ध होता है, ठीक है। जो कोर है वो निफे, कोर को निफे बोलते हैं क्योंकि ये निकिल और फेरस से मिलकर बना होता है। जो मेंटल है वो सीमा होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनकर बना होता है। और जो क्रस्ट है वो सियाल लेयर होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी होती है। सबसे लेस डेंसर क्रस्ट होता है। अब ये अर्थ के बारे में भी देख लिया। अब हम देखेंगे वर्ल्ड मैप। प्रेजेंट का जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी अर्थ है, वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, मतलब अर्थ का जो मैप है। अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 ओशियन हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये है एशिया, ये है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया और यूरोप के डिवीज़न की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरली इनमें कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन
ज़्यादा बड़ा एरिया अच्छे से गवर्न नहीं हो सकता, इसी के लेकर के दो भागों में इसको बांट दिया गया है। यूराल जो माउंटेन है उसके आधार पर एशिया और यूरोप में डिवीज़न किया गया। तो ये 7 कंटिनेंट हो गए। 5 ओशियन कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और यहाँ पर है साउथ ओशियन। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे जो भी वाटर है वो साउथ ओशियन बोला जाता है। अब ये हमने देख लिया, ओवरव्यू देखा किसको? वर्ल्ड के मैप को। अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड के मैप को 2 भागों में डिवाइड कौन करता है? 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर जो है वो पूरे वर्ल्ड मैप के मैप को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले तो ये जो लाइन्स है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? कि ये जो लाइन्स है वो कौन कौन से कंट्रीज से गुजरती हैं, इसको लेकर के इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा देखो, जो इक्वेटर है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमारे अर्थ को। हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस मैप को आप अच्छे से ओवरव्यू करो और 2 स्टेटमेंट दो। स्टेटमेंट क्या दे सकते हो आप? जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखते हो तो आपको पता लगता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है। या देखिए, ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर वाला भाग देखिए, लैंड एरिया ज़्यादा है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय लैंड एरिया एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय ओशियन। 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने दिए। अब इसके अगेंस्ट में आप स्टेटमेंट दीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड से डोमिनेटेड है, मतलब लैंड एरिया ज़्यादा है, लेकिन नॉर्दर्न जो पोल है, नॉर्थ जो पोल है वो एक ओशियन है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। सर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशियन डोमिनेटेड है सर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन जो साउथ पोल है वो एक कॉन्टिनेंट है, मतलब लैंड एरिया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम बात करते हैं, ये देखो वैसे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर की हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ डोमिनेटेड बाय ओशियन। ठीक है। अब देखो 3 मेजर ओशियन हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। इन तीनों का हम पर कंपैरिजन करें, वैसे तो पूरे ओशियन का पांचों जो ओशियन है उनका कंपैरिजन करें तो एकमात्र ओशियन है इंडियन ओशियन, जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर गिरा हुआ है। दूसरा, सर्दर्न जो पैसिफिक ओशियन है और अटलांटिक ओशियन वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इंडियन ओशियन जो है वो एक एनक्लोज्ड ओशियन है, मतलब 3 तरफ से, अपने चारों तरफ से लगभग एक एरिया इसका खुला हुआ है, वैसे चारों तरफ से ये 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। अब इंडियन ओशियन की जो बात हो गई है उसको हम देख लेते हैं। देखो, न्यूज़पेपर में हम बार बार रीड करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्वेड ग्रुप, या फिर जैसे हमने देखा कि G7 मीटिंग हुई उस टाइम कि चाइना इस एरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अभी हमने देखी कि आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आसियान प्लस के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, उसमें भी ये डिसाइड किया गया कि इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। क्या कारण है, क्यों बोला जाता है ऐसा कि ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए? ये जो एरिया है, ये जो ओशियन है वो ट्रेड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये बोला जाता है, ज्योग्राफी का एक लॉ है कि जिस भी कंट्री का इस एरिया के ऊपर डोमिनेंस रहेगा उसी का पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, आप इंडियन ओशन को जब आप व्यू करोगे तो चारों तरफ छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर यमन है, ओमान है, यहाँ देखिए पाकिस्तान, इंडिया है, ये बांग्लादेश, यहाँ पर म्यांमार, ये नीचे श्रीलंका, मालदीव, और यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हैं जिसमें सोमालिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है। ठीक है, ये सारे जो कंट्री हैं, तो ये छोटे छोटे कंट्री हैं। एकमात्र इंडिया ऐसा कंट्री है जो मेजर कंट्री है, इसीलिए इसका नाम जो है वो इंडिया के ऊपर गिरा हुआ है। अब इस एरिया में जब छोटे छोटे कंट्री हैं और इंडिया यहाँ पर बड़ी कंट्री है, तो बहुत सारे कंट्री जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि USA, चाइना, रशिया, बहुत सारे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे चाइना कैसे कोशिश कर रहा है, चाइना यहाँ पर जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है वहाँ पर अपने अपने पोर्ट डेवलप कर रहा है। जैसे कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्री हैं वहाँ पर जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बना दिया है चाइना ने।
यहाँ पर हम देखें तो पाकिस्तान में अपना पोर्ट डेवलप कर दिया है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। यहाँ पर अगर हम आए, मालदीव में माले पोर्ट डेवलप कर दिया है। नीचे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार का जो कोकोस आइलैंड है वहाँ पर अपना पोर्ट डेवलप कर दिया है। मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग मतलब धागा, पर्ल्स मतलब मोती। तो यहाँ पर छोटे छोटे अपने मोती पो दिए हैं चाइना ने, ताकि इस एरिया में अपना जो बेस है उसको डेवलप कर सके। अब यूएसए भी अपनी तरफ से कोशिश करता है। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। क्या नाम है? डिएगो गार्सिया। ये जो डिएगो गार्सिया है वो यूके की टेरिटरी है, यूके का आइलैंड है, लेकिन लीज पर दे रखा है यूएसए को यूके ने। यहाँ पर यूएसए ने इस एरिया में अपना मिलिट्री बेस बना दिया है। यूएसए क्या बोलता है? यूएसए बार बार स्टेटमेंट देता है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को, जो क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई तभी भी जो बाइडेन ने बोला कि इस एरिया को फ्री बनाना है, ओपन बनाना है सभी के लिए, लेकिन खुद अपना यहाँ पर मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करता है। क्यों? यूएसए बोलता है कि देखो इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है, यहाँ पर फ्री एंड फेयर हो सके, सब कुछ ओपन हो सके, सभी लोग इसका यूज कर सके, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा ना, इसलिए मैंने तो अपना मिलिट्री बेस बनाया है। तो इस तरीके से जब कोई भी कंट्री किसी एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी तो अदर कंट्रीज भी उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें इसको ओपन बनाना है तो सभी कंट्रीज को इक्वल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये हमने अर्थ का ओरिजिन के बारे में देखा, वर्ल्ड का मैप देखा, कैसे यूनिवर्स में गैलेक्सीज बनी, उनके बारे में व्यू किया। एक इंपॉर्टेंट बात वो देख लेते हैं हम अर्थ के बारे में। देखो, जब अर्थ के बारे में हमने देखा कि अर्थ स्टार्टिंग में बहुत तेजी से घूम रही थी और अर्थ एक आग का गोला थी, तो आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि अर्थ में शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी, अर्थ के ऊपर शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्यों बता रहे हैं? प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि क्या जब अर्थ का ओरिजिन हुआ उसके ऊपर ऑक्सीजन मौजूद थी? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। वर्तमान में जो CO2 की मात्रा है, अमाउंट है हमारे अर्थ के ऊपर 0.03%, वो पहले लगभग 20-21% तक थी। फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज होता है, और CO2 का जब यूज होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो रिजल्ट में निकलता है ऑक्सीजन। उस तरीके से ऑक्सीजन का ओरिजिन होने लगा था हमारी अर्थ के ऊपर। स्टार्टिंग में इसके ऊपर ऑक्सीजन ना होकर के अदर गैसेज थी, जैसे नाइट्रोजन थी, हीलियम थी, हाइड्रोजन थी, ये गैसेज मौजूद थी। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू में फर्स्ट न्यूज है, कंटिन्यू डिमोलिशन ऑफ इलीगल बिल्डिंग्स इन अरावली फॉरेस्ट लैंड। हम पहले भी देख चुके हैं कि हरियाणा वाले एरिया में अरावली माउंटेन रेंज फैली हुई थी, उस एरिया में एनक्रोच करके अरावली रेंज में कुछ सोसाइटी डेवलप की गई। अब उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया है और उन्होंने बोला है कि इन सोसाइटीज़ को, ये जो एनक्रोचमेंट हुआ है उसको आप ख़त्म कीजिए, क्योंकि अरावली को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेव करना क्यों ज़रूरी है? देखो, अरावली का जब आप एक्सटेंशन देखोगे तो हमारे राजस्थान वाला जो स्टेट है वहाँ पर ये बिल्कुल मध्य से मिडिल से फैली हुई है, और इसके वेस्टर्न पार्ट पर है थार डेजर्ट। तो एक तरीके से थार डेजर्ट को ईस्टर्न पार्ट में डेवलप होने में, ईस्टर्न पार्ट में एक्सटेंशन होने में रोकने का काम करती है अरावली। इसीलिए अरावली को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो कुछ भी दोबारा से इसके ऊपर रिव्यू नहीं करेंगे अपने खुद के ऑर्डर को, और ये जो सोसाइटीज़ हैं उनको ख़त्म करना है। जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, रेजिडेंट जो हैं, उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट को अच्छे से एस्टेब्लिश करे। अरावली के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो गुजरात के खेड़ब्रह्म पालनपुर से ये ओरिजिन होता है, और दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है, वहाँ तक फैली हुई है अरावली हिल्स। बहुत ज़्यादा प्री कैम्ब्रियन एरा से बिलोंग करती है, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट, अगर ओल्डेस्ट माउंटेन की बात करें इस वर्ल्ड में तो अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, प्री कैम्ब्रियन एरा से है। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जितना ज़्यादा लैंडफॉर्म्स पुराना होगा उसमें उतने ज़्यादा मेटेलिक्स जो मिनरल्स हैं वो पाए जाएंगे।
अरावली का कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब उस एरिया को तोड़ना, उस एरिया को ख़त्म करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। वहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और, अरावली जो है वो पेनिनसुलर जो हमारा प्लेटू है उसी का पार्ट है। मतलब अरावली में जो मेटेलिक मिनरल्स पाए जाएंगे वो कहाँ पर पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे पेनिनसुलर प्लेटू में भी। पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, कोविशील्ड तो वैक्सीन है, जो कैनेडियन सील्ड हो गई, सील्ड मतलब होता है ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म, कैनेडियन सील्ड हो गई, ब्राजीलियन प्लेटू हो गया, अफ्रीकन सील्ड हो गई, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया। इन सभी का जो ओरिजिन है वो सेम है। मतलब यहाँ पर जो भी मिनरल्स पाए जाएंगे वो इन सभी एरिया में पाए जाएंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि क्या आयरन ओर से रिलेटेड था शायद, मुझे जितना ध्यान है, कि क्या आयरन ओर अरावली में पाया जाएगा। तो देखो, जो पेनिनसुलर प्लेटू में जो मिनरल्स पाए जाएंगे वो अरावली में पाए जाएंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट ध्यान है कि अरावली माउंटेन रेंज किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। अरावली के बारे में देख लिया हमने, प्री कैम्ब्रियन एरा से थी, खेड़ब्रह्म से रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। माउंट आबू में एस्टेब्लिश है, राजस्थान के सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाई जाती है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। देखो, ये अरावली के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने देखी। नेक्स्ट न्यूज है, 10th-12th के जो एग्जाम्स हैं वो हर बोर्ड के द्वारा कैंसिल कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीएसई अपना असेसमेंट जो फॉर्मूला है उसको जमा करवाए, बताए कि किस तरीके से 10th-12th के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट आप क्लियर करोगे। तो सीबीएसई ने अपना असेसमेंट फॉर्मूला दिया है कि ये जो प्रोसीजर है उसके तहत हम 31 जुलाई तक अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, टीवी जो नेटवर्क है, केबल टीवी नेटवर्क, उसके लिए कुछ नए रूल्स निकाले गए हैं। जो पुराने रूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उन्होंने केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए हैं। हमारे इंडिया में 900 टीवी चैनल्स हैं और उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बोला है कि ये जो नए रूल्स हैं ना उसमें 3 लेवल ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट लेवल पर क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर। सेकेंड लेवल पर सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द ब्रॉडकास्टर। मतलब पहले ब्रॉडकास्टर खुद देखेगा, फिर उसमें जो बॉडीज बनाई जाएंगी रेगुलेटिंग बॉडीज वो देखेंगी, अगर इनसे सॉल्व नहीं होता है तो, या फिर सेंटर लेवल पर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा ओवरसाइट किया जाएगा। अगर एक व्यूअर को कोई कंप्लेंट है तो वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टर को अपनी कंप्लेंट दे सकता है, वो 15 दिन में अपना रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर कंप्लेंटेंट जो है वो ब्रॉडकास्टर के ने जो भी जांच की उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ जो टीवी चैनल्स के द्वारा बनाई जाएंगी उसको दे सकता है, वो 60 डेज़ में इस केस को डील करेंगी। और लास्ट में जो कंप्लेंटेंट जो है अगर वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया जाएगा उसको अपनी कंप्लेंट दे सकता है, वो 15 डेज़ में अपना डिसीजन लेंगे। देखो, ये जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की हमने बात की कि ओवरसाइट मैकेनिज्म का काम करेगी, इस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में जो हेड होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा और भी मिनिस्ट्री के मेंबर्स होंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से मेंबर्स होंगे, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and representative of other ministries and organization including expert as the center may decide। मतलब सेंटर की लास्ट में ड्यूटी है कि वो कौन किस को इस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स में इसको लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस रूल्स में जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो बनाई जाएगी उसमें किस को रखा जा सकता है। तो इसमें ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि एक बार फिक्स कर दिया जाएगा
दोबारा उसमें कोई चेंजेस नहीं कर दिया जाएगा। नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर के पास में ड्यूटी है, सेंटर चाहे जितने लोगों को इसमें इंक्लूड कर सकता है। ये एक ओवरव्यू दिया गया है, इसके ऊपर सेंटर काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, सॉरी एक सेकंड, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन अप इन 2019। हमारे इंडिया में बर्थ और जो डेथ रजिस्ट्रेशन होता था वो कंप्लीट 100% नहीं होता था, उसमें कुछ सुधार हुआ है। उसमें माना गया है कि हमारे इंडिया में पहले 2018 तक अगर हम बात करें तो 100 डेथ्स में से सिर्फ और सिर्फ 84.6 जो डेथ थी उनका रजिस्ट्रेशन होता था। 100 अगर हम बात करें तो 2019 में 92 तक ये चला गया है, मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जैसी हैं जिन्होंने 100% लेवल ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन अचीव किया है। सबसे ज़्यादा डेथ रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है जिसमें मणिपुर आता है, अरुणाचल प्रदेश और दमन एंड दीव जो हमारा यूटी है, वहाँ पर डेथ रजिस्ट्रेशन में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है जहाँ पर 58.5% से 97.2% तक डेथ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ है। बिहार में भी सिग्निफिकेंट जंप किया है और 18 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जहाँ पर सभी डेथ्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बर्थ रजिस्ट्रेशन में 14 स्टेट ऐसे हैं, 14 स्टेट और यूटी, और डेथ रजिस्ट्रेशन में 18 स्टेट एंड यूटी ऐसे हैं जो डेथ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है क्योंकि बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर रिलाई करती हैं। तो ये होना चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। ईरान में आज चुनाव होंगे। किसके चुनाव होंगे? वहाँ के प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि वहाँ पर अल्ट्रा कंजर्वेटिव इब्राहिम रेजी वहाँ के नए प्रेसिडेंट हो सकते हैं और वो मॉडरेट हसन रूहानी को रिप्लेस कर सकते हैं। ये वोट उस समय हो रहे हैं जब ईरान जो है वो रिसेशन से काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है और न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए भी काफ़ी कोशिश की जा रही थी वर्ल्ड पावर्स के द्वारा। ईरान के बारे में आपको पता है 2015 में P5+1 एक संधि, एक एग्रीमेंट साइन होता है। बाद में यूएसए उस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाता है, कुछ न्यूक्लियर डील साइन होती हैं। अब दोबारा से कोशिश की जा रही थी जब से नए राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के, लेकिन अब वहाँ पर नए राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं ईरान में। तो ये इम्पोर्टेंट होगा देखना कि नए जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या स्टेटमेंट रहता है, कौन बनते हैं, उनका क्या स्टेटमेंट रहता है इस न्यूक्लियर डील को लेकर के। क्योंकि ऐसे ऐसे कंजर्वेटिव लोग भी हैं ईरान में जो ये चाहते थे कि हम न्यूक्लियर डील हम क्यों साइन करें, जिसको ज़रूरत है वो आकर के साइन करे ना। तो देखो, ऐसे अगर ऐसे कंजर्वेटिव लोग, ऐसे कंजर्वेटिव जो लीडर्स हैं, अगर वो हेड के रूप में आएंगे तो यूएसए को काफ़ी परेशानी होने वाली है इस न्यूक्लियर डील के ऊपर दोबारा से साइन करवाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, रशिया इज रेडी फॉर फर्दर डायलॉग इफ यूएस इज विलिंग पुतिन। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, उन्होंने बोला है कि अगर यूएस और रशिया के बीच में अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया पुतिन ने कि अगर यूएस चाहे तो हम रेगुलर हमारे बीच में डायलॉग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ है तब से दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी लोवेस्ट चल रहे थे। पहली बार दोनों में इतना शानदार, इतने रिजल्ट, इतने अच्छे तरीके से दोनों में मिलना, बातचीत होना देखा गया है। कोल्ड वॉर की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, उसके बाद में पूरा वर्ल्ड जो है वो दो गुट में बट जाता है। ऐसा समय जब पूरा वर्ल्ड यूएसएसआर और एक तरफ यूएसए कोशिश करता है कि यूएसएसआर अपनी पावर को गेन ना करे, इसीलिए नाटो बना देता है, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है वो वार्सा पैक्ट बनाता है। देखो, कोल्ड वॉर ये होता है, इसमें यूएसएसआर और यूएसए के बीच में डायरेक्ट कोई वॉर नहीं होता है, लेकिन प्रॉक्सी वार्स, कहीं पर कोई युद्ध हो रहा है तो एक तरफ सपोर्ट कर रहा है यूएसएसआर, एक तरफ सपोर्ट कर रहा है यूएसए। इस तरीके के जो प्रॉक्सी वार्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे यूएसएसआर और यूएसए। इस तरीके का कोल्ड वॉर चलता रहता है रेगुलर। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है और उसके बाद में कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, यूएस टू मेड
जून 10th ए फेडरल हॉलीडे। यूएस कोशिश कर रहा है कि 19 जून 1865 को ये कोशिश की गई कि वहाँ पर जो स्लेवरी होती थी उस स्लेवरी का एंड किया गया, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक न्यू फेडरल हॉलीडे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है यूएस। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है चाइनीज़ से लेकर के। चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है और उस स्पेस स्टेशन में उन्होंने खुद के एस्ट्रोनॉट को भेजा है। चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ये जो स्पेस स्टेशन है चाइना का वो 2022 से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं हम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में जिसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको बहुत सारी स्पेस एजेंसी जैसे नासा जो यूएस की है, रोसकॉस्मोस जो रसिया की है, जाक्सा जो जापान की है, ESA यूरोपियन यूनियन की है और CSA कनाडा की है, इन सब ने मिलकर के इस स्पेस स्टेशन को बनाया था। ये स्पेस स्टेशन इस तरीके से काम करता है कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसमें स्पेस से रिलेटेड कुछ बात हो तो उसमें हम यूज कर सकते हैं इस स्पेस स्टेशन का। अब और भी जो कंट्रीज हैं वो खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें चाइना ने फर्स्ट नंबर पर ये कार्य स्टार्ट किया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।